अब बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे अपन, जो हमारा 2 घंटे 45 मिनट का होगा, पूर्णांक 80 का होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई 1949 में। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? 1990 में। साफ्टा संबंधित है सार्क से। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में, इंदिरा गांधी के समय। वैश्विक संपदा और मानवता के साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? सड़क मार्ग नहीं है इसमें, बाकी सारे हैं। वायुमंडल है, समुद्री सतह है, बाहरी अंतरिक्ष है, ये सब साझी विरासत में है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड से। किस राजनीतिक दलों में इन राजनीतिक दलों में कौन सा नया राजनीतिक दल है? आम आदमी पार्टी। संयुक्त, बाकी सारे पुराने दल हैं। आम आदमी पार्टी नया राजनीतिक दल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली। 2 जून 2014 को निम्न में कौन सा नया राज्य बना? तेलंगाना। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब हमारे खालिस्तान वाले प्रश्न होंगे 6, जो 1-1 नंबर के होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य संख्या होती है। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक लड़ा गया। रूस की 1971 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य के रूप में सामने आया। नामदेव ढक्साल मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द अथवा एक पंक्ति में उत्तर देना है। ये ऐसे 12 प्रश्न होंगे अपने सामने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता बताने हैं। जोसेफ ब्रांज टिटो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, दिसंबर 1991 में। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे दक्षेश भी कहते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? 1951 से 1956 तक। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विशेष आंदोलन चलाया या विरोधी आंदोलन चलाया? ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो आंध्र प्रदेश में चला। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें प्रधानमंत्री चुना? नरसिंहा राव को। 2019 का 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ? अजरबैजान देश था, उसके बाकू शहर में। व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। वैसे ये एक्सीलेंट देशवर्क का मॉडल पेपर हल करके डाला जा चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। बामसेब का पूरा नाम? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? वर्गीज कुरियन। लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। अब 50 शब्द अपनी सीमा होगी, 2 अंक के होंगे। महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ गठबंधन या सैन्य गठबंधन के कारण लिखने हैं। 2 कारण कौन से? महत्वपूर्ण संसाधनों को हासिल करना, जैसे खनिज तेल आदि। भूक्षेत्र से महाशक्तियाँ अपने हथियारों की बिक्री कर सकें और सैन्य अड्डे स्थापित कर सकें, इसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है छोटे देशों की। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण देने हैं। तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम थे वो इसके उत्तरदायी बन गए। सुधारवादी नीतियाँ थी। सोवियत संघ के गणराज्यों में लोकतांत्रिक और उदारवादी भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। उन आकांक्षाओं को सोवियत संघ पूरा नहीं कर पा रहा था। दक्षेश संगठन के प्राथमिक 7 सदस्य बताने हैं। जो प्रारंभ में 7 सदस्य थे, वर्तमान में 8 सदस्य हैं। दक्षेश के प्राथमिक सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका आदि शामिल हैं। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम लिखने हैं। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम लिखिए। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 वाला, इसके परिणाम लिखने हैं।
इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक ठोस रूप मिल गया। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए। समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच अंतर बताना है। समाजवादी दल लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में विश्वास करती है। समाजवादी दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य रूपी संस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी राज्य को समाप्त करने का पक्ष लेती है। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे परिवर्तन में विश्वास करती है संवैधानिक तरीकों से, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति में विश्वास करती है। हरित क्रांति के दो परिणाम बताने हैं। भारत में हरित क्रांति से गेहूं और चावल की पैदावार में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के दृष्टिकोण से भारत आत्मनिर्भर बन गया। कूटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखने हैं। इसमें भारत से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो इंडोनेशिया से एन कुरमा घाना से शामिल थे। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं दो विशेषता बतानी है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था से भिन्न है क्योंकि इसमें उद्योगों को अधिक महत्व नहीं दिया गया, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देशों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग धंधों को विशेष महत्व दिया गया। सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, जबकि पूंजीवादी देशों में निजीकरण पर जोर दिया जाता है। ऐसे दो मसलों के नाम बताए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहमति है या सहयोग है। विगत 2 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हैं। बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा है। इस नीति के फलस्वरूप म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात हो रही है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों में सहयोग है और सहमति है। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, इसका उल्लेख करना है। आतंकवाद आतंकवाद 21वीं सदी में विश्व स्तर पर सुरक्षा की एक नई चुनौती है। यह अपरंपरागत सुरक्षा के खतरों की श्रेणी में आता है। यह प्रश्न छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। वैसे तो आतंकवाद का अस्तित्व काफ़ी पुराना है, लेकिन विश्व के राष्ट्रों और जनता की सुरक्षा की चुनौती के रूप में इसने सबका ध्यान आकर्षित किया है। जब 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया, उस समय एक वैश्विक घटना का रूप इसने ले लिया था। आतंकवादी घटनाएं तब से विभिन्न देशों में घटित हो रही हैं। आतंकवाद का उद्देश्य जनमानस को आतंकित करना अथवा उसमें भय व्याप्त करना है। क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? ये सत्य है कि एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा प्रभुत्व प्राप्त दल विपक्षी पार्टियों की आलोचना की परवाह न करके मनमाने ढंग से या तानाशाही तरीके से शासन चलाने लगता है। वह लोकतंत्र को तानाशाही शासन में बदलने की संभावना विकसित होती है, परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का भारतीय राजनीति भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। इसने भारतीय राजनीति के लोकतंत्र के चरित्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? सन 1944 में उद्योगपतियों का एक वर्ग एकजुट हुआ और नियोजित अर्थव्यवस्था पे एक संयुक्त प्लान तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। बॉम्बे प्लान का मत था कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस प्रकार दक्षिणपंथी और वामपंथी सभी नियोजन अर्थव्यवस्था की राह पर चलना चाहते थे। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, 2 कारण लिखने हैं। सन 1970 के दशक में कांग्रेस बॉम्बे प्लान भी मोस्ट है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कारण निम्न थे। प्रथम तो ये कारण था कि प्रधानमंत्री नेहरू की ये पुत्री थी इंदिरा गांधी, प्रभावशाली व्यक्तित्व और साथ ही अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कल्याणकारी योजनाएं आदि। पहली महिला प्रधानमंत्री होने के कारण भी अधिक मतदाताओं में अधिक लोकप्रिय थी।
इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रीपेड समाप्त करना इनके प्रभावशाली कार्यक्रम रहे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देने हैं, यानी थोड़े बड़े उत्तर लिखने हैं, 3 नंबर के होंगे। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंहलियों और तमिलों के विशेष बहुसंख्यकवाद या विशेषाधिकार, जो भी अपन कहें, बहुसंख्यकवाद यानी संख्या में ज़्यादा हैं, तमिलों के आतंकवाद, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंहली समुदाय की अधिकता है, जो भारत छोड़कर श्रीलंका अब से तमिलों के खिलाफ हैं। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहली समुदायों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव के एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। सन 1983 के पश्चात से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, इसका पूरा नाम याद कर लें, पूछा जा सकता है, श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ किया है। इसने तमिल ईलम अर्थात श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग रखी। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा, विस्फोट एवं हत्याएं होने लगी। सन 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी, जिसे श्रीलंका को ये सब पसंद नहीं हुआ। फलस्वरूप सन 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना बिना किसी लक्ष्य प्राप्ति के वापस बुला लिया। भारत और श्रीलंका ने इस जातीय संघर्ष की समाप्ति के लिए भरपूर प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। सन 2009 में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के सैनिक कार्रवाई में मारे जाने से इसका प्रभाव अब खत्म हो गया है। दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं? यह अथवा में प्रश्न है। अथवा का मतलब है कि आपको एक ही प्रश्न करना है। आप चाहें ऊपर वाला आपको अच्छे से आ रहा है तो ऊपर वाला करें। श्रीलंका में जातीय संघर्ष अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो वो करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो नहीं आ रहा है तो आप दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं, इसे कर लें। कोई भी क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकत के अलग रखने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत और चीन संबंधों में पहले से निकटता आई है, परंतु चीन के संबंध पाकिस्तान से भी हैं। इस कारण भारत चीन संबंधों में इतनी निकटता नहीं आ पाई। ये एक बड़ी कठिनाई के रूप में है। शीत युद्ध के बाद दक्षिणी एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। दोनों में आर्थिक सुधार हुए हैं, उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिणी एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिणी एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बाहरी शक्तियाँ अपने लाभ और हितों को ध्यान में रखकर दक्षिणी एशियाई देशों से संबंध रखती हैं, ताकि वे अपने हितों को पूरा कर सके। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में है। विश्व पर्यावरण की रक्षा के संबंध में साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां विचार का प्रतिपादन का तात्पर्य है कि विश्व पर्यावरण की रक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है। ये जिम्मेदारी विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए बराबर नहीं हो सकती। इसके अलावा सभी गरीब देश विकास के पथ से गुजर रहे हैं, अतः उनके ऊपर पर्यावरण रक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों के बराबर नहीं रखी जा सकती। इस प्रकार सन 1992 में हुए रियो पृथ्वी सम्मेलन, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखा गया। साझी जिम्मेदारी तथा अलग अलग भूमिका के सिद्धांत को लागू करने हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैसों के उत्सर्जन और तत्वों के प्रयोग का आंकलन किया जाए, ताकि प्रदूषण रोकने के प्रयासों में उसी अनुपात में उस देश की जिम्मेदारी तय की जाए। चूँकि पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा एक साझा वैश्विक मुद्दा है, अतः विकसित देशों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर गरीब देशों को उपलब्ध कराना आवश्यक है। जो देश अभी तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पाए तथा अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीक प्रदान कर पर्यावरण रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
अथवा में दूसरा प्रश्न है, ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है, साझी जिम्मेदारी वाला, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी वाला सही से नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? वैश्विक पर्यावरण से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में निम्न कारणों से विभिन्न देशों की प्राथमिक सरोकार बने। खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई थी, ये भी कारण था। स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी आना, जैव विविधता का क्षरण होना, ओजोन परत का क्षय होना, समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ना आदि मुद्दों के कारण ये एक पर्यावरणीय आंदोलन का मुद्दा बन गया था, प्राथमिक सरोकार बन गया था। दलित पैंथर ने कौन कौन से मुद्दे उठाए? 20वीं शताब्दी के 7वें दशक 1972 में प्रारंभिक वर्षों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी के अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। इसमें अधिकतर शहर की झुग्गी झोंपड़ियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर सन 1972 में गठित हुआ। मुद्दे इनके प्रमुख थे कि स्वतंत्रता के पश्चात के वर्षों में दलित समूह मुख्यतः जातीय आधारित असमानता और भौतिक संसाधनों के मामलों में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े थे। वे इस बात को लेकर जागरूक थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा उनके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद प्राचीन काल में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव और हिंसा का व्यवहार कई रूपों में लगातार जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य रूप से अब भी दूर थी, गांव से दूर थी। दलित महिलाओं के साथ यौन अत्याचार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी छोटी बातों को लेकर दलितों पर सामूहिक अत्याचार किए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को रोक पाने में कानून की व्यवस्थाएं अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। ये प्रमुख मुद्दे थे। क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाही से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर तरीके से समझने में सहायता प्रदान करता है। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों को दूर करना है। समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा की है। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया, जिसमें चिपको आंदोलन, ये एक पर्यावरण बचाओ आंदोलन भी था जो उत्तराखंड में 1973 में चला। सरकार लोकतांत्रिक मांगों के सामने यहाँ झुकी। दलित पैंथर के नेताओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जो महाराष्ट्र में चला 1972 में। सरकार विरोधी साहित्यकारों की कवियों और रचनाओं ने आदिवासी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों में चेतना जगाई। जातिगत भेदभाव, स्पष्टता को धक्का लगा। समाज में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को सुदृढ़ता मिली। वामपंथियों द्वारा शांतिपूर्ण चलाया गया आंदोलन, मजदूर आंदोलन और जनसाधारण में जागृति, राष्ट्रीय कार्यों, भागीदारी, सर्वहारा वर्ग की और वंचित जो उचित मांगे थी, सर्वहारा वर्ग की उचित मांगों हेतु सरकार को जगाने में सफलता प्राप्त हुई। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश में चला था, एक शराब विरोधी आंदोलन था। मद्य निषेध के मुद्दे पर वातावरण तैयार किया गया। महिलाओं से संबंधित अनेक समस्याएं उठाई गई। कांग्रेस प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया। इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर कायम रहा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। ये अपन ऊपर देख चुके हैं। मंडल आयोग की सिफारिशें भी हमने ऊपर पढ़ ली। निबंधात्मक प्रश्न है, 4 नंबर का होगा। 250 शब्दों की सीमा होगी इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा और एजेंसियों का मिलान करना है, ये भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य, आर्थिक और सामाजिक परिषद का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का प्रमुख कार्य परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा करना। सुरक्षा परिषद का कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना।
अथवा में निम्न निकायों को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से सुमेलित करें। वैश्विक वित्त की देखरेख कौन सी संस्था करती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह को आसान कौन बनाता है? विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन एवं प्रशासन कौन देखता है? सचिवालय। सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? इसके प्रमुख कार्यों सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। ये हमने पहले पाठ को हल किया तब कर लिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से मुख्य अंतर था, ये भी हमने कर लिया है। पहला पाठ है हमारा। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? कांग्रेस पार्टी किन मामलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? ये भी हमारी कांग्रेस पार्टी की चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना वाला पाठ है। इसमें बड़ा प्रश्न आएगा। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना, उसके परिणाम पर टिप्पणी लिखी। ये भी उसी पाठ से है, हम ऊपर कर चुके हैं। ये दूसरा मॉडल पेपर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है। वैसे ये सारे पेपर हल करके डाले जा चुके हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है वो अपन को देखना है। यूगोस्लाविया, मिस्र, सोवियत संघ, इंडोनेशिया। सोवियत संघ नहीं है। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था लिथुआनिया। भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए? पाकिस्तान के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश शुरू के देश कितने से? 51। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा है आतंकवाद। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। भारत पाक विभाजन के समय सबसे पहले किस रियासत ने अपने आप को आज़ाद रखने की घोषणा की थी? त्रावणकोर ने। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। विख्यात सांख्यिकीविद PC मोहलमिस का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे S निजलिंगप्पा। रैयत संघ नामक किसान संगठन का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। भारतीय राजनीतिक गठबंधन के दौर की शुरुआत 1989 में, 89 में। अब हमारे 6 प्रश्न रिक्त स्थान वाले हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना है। ऐसे 12 प्रश्न होंगे हमारे। नाटो का पूरा नाम? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। शीत युद्ध के दौर की 2 महाशक्तियाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। साम्यवादी के कोई 2 देशों के नाम लिखने, चीन और पोलैंड। सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार होना। दक्षिणी एशिया शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। कुल 7 देशों के लिए। नया देश इसमें अफगानिस्तान शामिल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में नेहरू द्वारा, ये लगभग सार्क के ही देश हैं, अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में नेहरू द्वारा दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्टी विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का पूरा नाम? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 1973 में उत्तराखंड में। किसानों को
देश की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणीय संगठन कौन सा है? किसानों का संगठन कौन सा? भारतीय किसान यूनियन, बीकेयू। मंडल आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? मंडल आयोग का गठन तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया गया। DS4 का पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। DS4 का पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। अब हमारे खंड ब के लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 2 नंबर के होंगे, 50 शब्द में लिखने हैं। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं? कोई 2 कारण बताइए। शीत युद्ध के दौरान भारत की दोनों वैश्विक महाशक्तियों के प्रति विदेश नीति क्या थी? शॉक थेरेपी क्या थी? सोवियत अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 2 विशेषता बतानी है। परंपरागत और गैर परंपरागत या अपरंपरागत सुरक्षा में अंतर बताना है। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख 2 घटक बताने हैं। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? कांग्रेस प्रणाली क्या थी? कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर 1952 से 67 में अन्य प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे? किन्हीं 4 दलों के नाम बताने हैं। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाएं किन अर्थों में भिन्न थी? नियमित विकास के दौर या नियोजित विकास के दौर में भूमि सुधार हेतु किए गए 2 प्रयास लिखने हैं। कांग्रेस पार्टी किस मसले को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? भारत के भूटान व मालदीव के साथ संबंधों का उल्लेख करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड 6 के 50 शब्द और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण की कठिनाइयों का वर्णन करना है। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र आने की यात्रा का संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों पर भारत के पक्ष की व्याख्या करनी है। वैश्विक राजनीति में किन्हीं 3 चिंताजनक पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से उनका वर्णन करना है। जन आंदोलन के किन्हीं 3 लाभ और किन्हीं 3 हानियों का उल्लेख करना है। जन आंदोलन अथवा में प्रश्न है कि जन आंदोलन के मुख्य कारणों का वर्णन करना है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा का प्रश्न है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में मुख्य मुद्दे क्या रहे? किन्हीं 3 मुद्दों का उल्लेख करना है। अब हमारे निबंधात्मक प्रश्न है। शब्द सीमा 250 होगी, अंक 4 का होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए किए गए प्रयासों और अपने सुझावों को स्पष्ट करें। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? यदि नहीं तो क्यों? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को बताना है। स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? वर्णन कीजिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अलगाववाद को उत्पन्न करने की बजाय एक लोकतांत्रिक कदम कैसे सिद्ध हुआ? 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारण बताइए। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव संबंधी घटनाक्रम का सविस्तार प्रकाश डालिए।